वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियन। आज है हमारी क्लास नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक अलोकेशन। किसका सिस्टमैटिक अलोकेशन करना है? डेप्रिसिएबल अमाउंट का। किसके ऊपर करना है? फिक्स एसेट के ऊपर, जिसे हम नॉन कैरेंट एसेट की कैटेगरी में डालते हैं। और कब तक करना है? जब तक वो एसेट चल रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डेप्रिसिएशन का मतलब है ग्रेजुअल रिडक्शन उसकी वैल्यू या सर्विस में किसी भी फिक्स्ड एसेट की, क्योंकि या तो टाइम हो चुका है या तो वो फिक्स्ड एसेट ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपडेटेड नहीं है, या फिर किसी और रीजन की वजह से। एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड एसेट के? मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग इक्विपमेंट, व्हीकल। ठीक है। अब उसके बाद depreciation is charged on us, the answer is fixed asset। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है मैं एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू से लेके आती हूँ और मॉक से लेके आती हूँ। फीचर क्या है डेप्रिसिएशन का? पहला फीचर है कि ये फिक्स्ड या फिर टैंजिबल एसेट्स पे लगता है। इनटैंजिबल एसेट पे मैंने आपको बताया था कि जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गुडविल, उस पे क्या लगता है? उस पे लगता है एमोर्टाइजेशन। क्या लगता है? एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या है? कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब कि आपका कोई एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंस बन रहा है, तो इसीलिए से नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेजुअल, एकदम से या फिर थोड़ा थोड़ा करके, जब आप कॉस्ट को कम करते हो। ठीक है। ये पूरी उस एसेट की यूजफुल लाइफ तक चलता ही जाता है। ये एसेट की कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मैंने बताया था। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है किसी भी एसेट की बुक वैल्यू, मतलब कि जिसपे वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। दूसरा, ये हमें प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है, और ये शो करता है कि एसेट एज एन एप्रोप्रिएट कैरिंग अमाउंट की डेप्रिसिएट होने के बाद एसेट कितने की बची। अब आता है कि डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है। हमने कॉजेज पढ़े थे। पहला है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब लगातार उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि अगर मशीनरी को डेली यूज कर रहे हो तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, जब असेट अपनी वैल्यू को सिंपली लूज करने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है। जैसे अगर एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती चली जाएगी जैसे जैसे टाइम पास होगा। आजकल तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट फॉर अ के एग्जाम्पल हमने लिया है। फिर आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब जब आप आउटडेटेड हो जाओ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि जो बाहर एनवायरनमेंट है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और आप उतना काम कर नहीं पा रहे, इसलिए आप आउटडेटेड हो जाते हो, और आउटडेटेड को ही कहते हैं ऑब्सोलेंस। ओ से आउटडेटेड, ओ से ऑब्सोलेंस। ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई ओल्ड कंप्यूटर के इक्विपमेंट है तो माना जाएगा कि अब डेप्रिसिएट हो चुका है, क्योंकि ये आउटडेट हो चुका है, क्योंकि ऑब्सोलीट है। देन आता है डिप्लीशन। डिप्लीशन ना, जो भी वर्ड आएगा डिप्लीशन, तो आप इसे नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट करोगे। डिप्लीशन हमेशा नेचुरल रिसोर्स का होता है। डिप्लीशन का मतलब रिडक्शन, मतलब आपकी नेचुरल रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि आप उनका बार बार एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन करना मतलब उनकी खदान करना, उनकी खनाई कर रहे हैं आप। ठीक है। कोल माइंस, ऑयल वेल्स, मिनरल्स। डिप्लीशन हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज का होता है। एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब कुछ एसेट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको लगातार यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है? डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें करेक्ट प्रॉफिट चाहिए। मतलब कि डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं करोगे तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप अंडरस्टेट करोगे, और जितने भी प्रॉफिट है उन्हें ओवरस्टेट करोगे। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल कैश का आउटफ्लो तो नहीं हो रहा, लेकिन ये खर्चा तो है ही। आपका एसेट हर साल, हर महीने कुछ ना कुछ खत्म तो हो ही रहा है। तो डेप्रिसिएशन अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम दिखेंगे, और आपका जो प्रॉफिट है, ऑब्वियसली खर्चे कम दिखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और ये तो गलत होगा। दूसरा, आपकी करेक्ट वैल्यू शो नहीं होगी एसेट की। मतलब कि हमेशा एसेट को जब आप दिखाते हो बुक वैल्यू पे, हमने क्या पढ़ा था कि एसेट को जब बुक वैल्यू पे दिखाते हो तो परचेज एसेट, परचेज प्राइस में से सारा डेप्रिसिएशन जितना भी एक्यूमुलेट हुआ है उसे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बुक वैल्यू आएगी। तो आपका प्रॉफिट, जो आपका एसेट की वैल्यू को सही दिखाना है तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तीसरा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैंने बताया था मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो कॉस्ट होती है उसको उसी कॉस्ट को उसी पीरियड में एलोकेट करो जिसकी वो है। ठीक है।
तो अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसको आप ओवर द पीरियड कर दोगे बेनिफिटिंग फ्रॉम इट्स यूज। फिर आता है कैपिटल रिकवरी। इट हेल्प्स रिकवर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कैपिटल रिकवरी का मतलब है कि आपको पता चलता है कि आपका एसेट अब कितने टाइम तक और चलने वाला है। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन के लिए आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में परचेज प्राइस मतलब जितने में खरीदा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग टू इट्स वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन तक लाने के खर्चे। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? परचेज प्राइस तो आपको पता है, फ्रेट मतलब आपने जो उनको लाने ले जाने का चार्जेस दिए, फिर उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस, फिर कैरेज दिया, कैरेज का मतलब भी वही होता है, फिर आपने उसको ट्रायल रन के एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा कि ट्रायल रन के एक्सपेंसेस को आप ऐड करोगे, तो यस इसे आप ऐड करोगे क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट खर्चे हैं जो कि एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी थे। फिर आता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास पूरी मशीनरी खत्म हो गई, अब बचा है क्या, आपके पास अब बचा है कबाड़, तो उस कबाड़ को अगर आप बेचते हो और उस कबाड़ को बेचने के बाद बच गया ना कुछ स्टील विल बच गया, उसको आपने बेच दिया, तो उससे भी अगर आपको कोई रुपए मिल गए तो उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या फिर रेजिडुअल वैल्यू। तो अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। फिर आता है यूजफुल लाइफ। क्या होता है यूजफुल लाइफ? मतलब जब एसेट जहां तक हम सोच रहे हैं कि हमें बेनिफिट देगा। तो अगर डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालना है तो कॉस्ट में से आपको अपनी रेजिडुअल वैल्यू जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं उसे माइनस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ से करना पड़ेगा। तो आपका डेप्रिसिएशन कैसा आएगा? पर एनम का 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यही मैं आपको बार बार समझा रही थी छोटा छोटा करके। मेथड दो होते हैं, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है SLM मेथड जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में कहते हैं SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है WDV जिसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब SLM मेथड का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों? क्योंकि इस पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स्ड होगा, जो डेप्रिसिएशन पर एनम निकाला ना वो फिक्स्ड होगा। WDV को आप कहते हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अब कम होता चला जाता है, मतलब कि एसेट के साथ साथ, एसेट की वैल्यू के साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन पर एनम भी कम होता चला जाएगा इन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को समझते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसमें सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो और हर साल उसी डेप्रिसिएशन को चार्ज करते रहो। जैसे कि आपकी मशीनरी 1 लाख की है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है और यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 1 लाख की मशीनरी में से 10,000 रुपये हमको मिल जाएंगे जब हम उसे बेचेंगे, और ये मशीनरी 5 साल तक चलने वाली है, तो डेप्रिसिएशन हमारा 1 साल का आ गया 90,000। अब ये जो 90,000 है इन 5 साल में ये डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको अगर पता करना है, ये तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया ना, टोटल। अब आपको अगर डेप्रिसिएशन पर एनम निकालना है, क्योंकि ये 5 साल में डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? ये यहाँ से हटा दो। आपने बोला कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है टोटल 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 आ गया। अब आपको चाहिए डेप्रिसिएशन पर एनम, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अब जब 5 करोगे तो आपको पता चलेगा कि 18,000। अब ये 18,000 ही हर साल 18 18 18 करके ही आप उस एसेट को रिड्यूस करोगे। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट कैसे निकालते हो स्ट्रेट लाइन मेथड में? तो रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रेट इज इक्वल्स टू आपका जो डेप्रिसिएशन है डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट इंटू 100। इसको याद कर लो। एग्जाम्पल समझते हैं। कॉस्ट है हमारी 60,000, रेजिडुअल वैल्यू है 15,000 और लाइफ है 10,000। तो सबसे पहले तो कॉस्ट अच्छे से निकाल लो। तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया तो बचा 45,000। अब मुझे पता है ये मेरा कॉस्ट आ गई, ठीक है, 45,000। अब कॉस्ट के बाद मुझे निकालना है डेप्रीसिएशन। तो मैं 1 साल का डेप्रीसिएशन कैसे निकालूंगी? उसने कहा कि आपकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल तक चलेगी, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि हर साल मेरा डेप्रिसिएशन 4,500 रुपीज़ का आने वाला है। फॉर्मूला क्या बताया था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो अब डेप्रिसिएशन तो मेरा 4500 है, कॉस्ट है मेरी 60,000 इंटू 100।
कॉस्ट में यहाँ याद रखना कि यहाँ कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू लेस करने के बाद मत बता देना, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू तभी, स्क्रैप जो माइनस होता है ना वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को निकालने के लिए माइनस होता है, अदरवाइज कॉस्ट तो आपकी यही है ना। तो 4500 डिवाइडेड बाय 60 करोगे आप, 60,000 इंटू 100, तो आपका आएगा 7.5%। मतलब कि हर साल आपका जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 7.5% है। ऑल राइट, फिर आता है, आपसे ये पूछा जा सकता है रेट कैसे निकालना, तो रेट का फॉर्मूला बिल्कुल रट लो। और ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो 60,000 है ये स्क्रैप वैल्यू माइनस करने से पहले का है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए माइनस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे बेस्ड है, जो एसेट की कैरिंग अमाउंट है वो डिक्रीज होगी ऑब्वियसली, जो डिक्रीज तो होगी ना जब डेप्रिसिएशन गिरेगा लगेगा। और ये सिंपल टू कैलकुलेट होता है, सूटेबल है वहां जहां अप्रोक्सीमेटली इक्वल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब अगर इजी क्वेश्चन बनाना होगा उसको और डेप्रिसिएशन से ही देना होगा यूपी ट्रिपल एससी को, तो वो एसएलएम से देगा, या तो वो बोल देगा डेप्रिसिएशन निकालो जो बच्चे बच्चे को आता है, तो वो देगा कि रेट निकालो, तो रेट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट सॉरी डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100, सिंपल। अब डब्ल्यूडीवी क्या होता है, डब्ल्यूडीवी ना बहुत ही सिंपल है, बच्चों को समझ नहीं आता लेकिन सिंपल है। इसका मतलब होता है आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। इसमें क्या होगा, आपका जब एसेट डिक्रीज होगा, आपका एसेट तो गिरेगा ना जैसे जैसे डेप्रिसिएशन गिरेगा, उस तो एसेट के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी गिरेगा। एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, यहाँ डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, तो पूछा जाएगा किस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है, तो वो मेथड है डब्ल्यूडीवी। आता है मशीनरी 1 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपए, तो अगर मशीनरी थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर 10,000, तो मशीनरी बची 90,000 की। अब फर्स्ट ईयर में मशीनरी कितने की बची है, 90,000। अब आया दूसरा ईयर, दूसरे ईयर में मशीनरी थी 90,000 की, ठीक है, 0 0 करके लिख देती हूँ। अब इस साल का डिप्रिसिएशन क्या सेम होगा या रिड्यूस होगा, इस साल का डिप्रिसिएशन रिड्यूस होगा। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेट दिया है, तो अब ये जो 10% है ये आप 1 लाख पे नहीं लगाओगे, ये 10% आप अब लगाओगे 90,000 पे, तो इसका डिप्रिसिएशन बनेगा 9,000 रुपए, तो आपकी वैल्यू आएगी 81,000 रुपीज। ये ईयर 2 की वैल्यू है। अब अगर वो पूछेगा ईयर 3 भी बता दो, तो हम बोलेंगे मेरा जो एसेट बचा है 81,000 का बचा है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% है, तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा 8100 आएगा। मेरा जो एसेट बचेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो 7200 का बचेगा। तो ये मेन डिफरेंस है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में। यहाँ देखो ना, एसएलएम में हर साल 18,000 रुपये लग रहा था, यहाँ पहले 10,000 का डेप्रिसिएशन, फिर 9,000 का डेप्रिसिएशन, फिर 8100 का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है डब्ल्यूडीवी मेथड में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगता है। मतलब कि ओपनिंग बुक वैल्यू को इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ की जो क्लोजिंग है तो थर्ड ईयर की तो वो ओपनिंग ही है ना, सेकेंड ईयर की क्लोजिंग मतलब थर्ड ईयर की ओपनिंग, सिंपल। उसके बाद डेप्रिसिएशन एसएलएम में इक्वल होता है लेकिन डब्ल्यूडीवी में डिक्रीज होता है, ये कॉस्ट पे लगता है और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगता है, इसमें हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। और अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा, मतलब फर्स्ट ईयर में ज़्यादा, फिर सेकेंड ईयर में कम, फिर थर्ड ईयर में कम। यहाँ अगर देखा ना, यहाँ 10K लगा, फिर 9K लगा, फिर 8100 लगा, तो ये डिक्रीज होगा, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगा। एसएलएम में सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी में डिक्रीजिंग अमाउंट का डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब नॉन कैश है लेकिन एक्सपेंस तो है, तो जाएगा पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन जब लगता है तो आपकी एसेट की वैल्यू गिरती है, तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो इसीलिए उसे किया क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन को किया डेबिट। ये बनी हमारी डेप्रिसिएशन की। लेकिन जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे उसके चिपका के एक और एंट्री पास करना, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला सारा एक्सपेंसेस पीएनएल में जाना चाहिए, इसीलिए जैसे ही डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना। यहाँ क्यों पीएनएल डेबिट हुआ, क्योंकि खर्चा है,
और यहाँ डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हमने उसे सिंपली ट्रांसफर किया, तो पहले डेबिट था और अब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, सिंपल। अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको अच्छे से पढ़ना। प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द एसेट अकाउंट डायरेक्टली, हम एसेट के अकाउंट को, मतलब कि एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बजाय हम क्या करेंगे कि जैसे अगर वही क्वेश्चन ले लें जिसमें पहले साल हमारा 10,000 का डेप्रिसिएशन था, फिर हमारा 9,000 का डेप्रिसिएशन था, फिर हमारा 8100 का डेप्रिसिएशन था, हम क्या करेंगे कि अपनी एसेट को चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि एसेट को हम 1 लाख दिखाएंगे, सेकेंड ईयर में एसेट को हम 90,000 दिखाएंगे, और थर्ड फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में उसको 81,000 की दिखाएंगे, लेकिन उन पे जो डेप्रिसिएशन बचेगा, जो भी अमाउंट यहाँ बनेगा, वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखा देंगे, यही डिफरेंस है बस। तो क्या होगा, जो भी डेप्रिसिएशन आपका आता है उसकी एंट्री आप डेप्रिसिएशन टू एसेट करते हो नॉर्मली, लेकिन अगर उसने आपको बोला कि आपको बनाना है प्रोविजन, तो असेट की जगह पे आप लिख दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये भी क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको करना होता है क्रेडिट। तो इसीलिए जब भी आपको वो बोले कि आपको बनाना है प्रोविजन, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, लेकिन जब प्रोविजन बनाना है तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सिंपल, सॉर्टेड। ठीक है, ये एकदम अच्छे से समझ लो। और उसके बाद मैंने बोला जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाओगे साथ ही साथ उसको पीएनएल में डाल दो। तो एसेट कंटिन्यू टू अपर एट द ओरिजिनल कॉस्ट, इस मेथड से क्या होता है, आपका जो एसेट होता है वो अपनी कॉस्ट पे दिखने लगता है, मतलब पहले 1 लाख पे दिखेगा, सेकेंड ईयर में 90,000, फिर 51,000, और आपको जो डेप्रिसिएशन होता है वो सेपरेटली दिखने लगता है, मतलब वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अलग से दिखेगा। ठीक है, सो सिलेबस में दोनों मेथड आते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, या तो बोलेगा कि डायरेक्टली एसेट से चार्ज करो, अगर उसने बोला एसेट से चार्ज करो तो ये एंट्री पास कर देना एसेट वाली, अगर उसने बोला प्रोविजन से चार्ज करो तो ये एंट्री पास कर देना, अगर उसने बोल दिया आपको कि प्रोविजन क्रिएट करके बनाओ तो ये एंट्री पास कर देना, सिंपल। अब आता है डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, ये सबको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस है। अगर 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 आपके खर्चे बढ़े, अब इसको एक्सपेंस लिख दो, अगर आपके खर्चे बढ़े तो आपका प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, और अगर आपके खर्चे गिरे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल। अब आता है डेप्रिसिएशन एंड कैश। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, समझा चुकी हूँ ये 2-3 बार। ठीक है, अब आता है पार्ट बी। अब डेप्रिसिएशन में हमने जितना पढ़ना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अब पढ़ते हैं कि प्रोविजन क्या होता है। सो प्रोविजन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोविजन मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पूछा जाएगा प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या क्या है, तो वो आप वहां मार्क करके आओगे प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। किसके लिए बनाया जाता है, नोन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी आपको पता है या जो लॉस आपको पता है कि होने वाला है या हो सकता है, जो अभी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ, अभी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपको पता है कि अगर कोई बैड डेट है, आपको पता है जो बैड डेट है ना मेरा, ये हो सकता है बाद में जाके पैसे ना दे, तो अभी आपको एक्यूरेसी नहीं है कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन आपको ये पता है कि लाइबिलिटी या लॉस बाद में हो सकता है, तो आप प्रोविजन क्रिएट कर देते हो। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की टैक्स देना पड़ सकता है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी हमने एंट्री पास करी, या प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन, एग्जांपल दिया था ना कि सेल हुई है तो 1 साल की वारंटी है तो प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। अब फीचर्स ऑफ प्रोविजन क्या है, पहला फीचर है कि जो प्रोविजन है ना एक नॉन लाइबिलिटी होता है, दूसरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता आपको प्रोविजन में, जितना पैसा हो सकता है, आपने अगर पैसा 10,000 रुपये रखा है ना, तो जो आपको खर्चा हो वो 11,000 का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता आपको प्रोविजन में। ठीक है,
नेक्स्ट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होना मतलब कि प्रोविजन की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है। क्या होता है? प्रोविजन की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है। जब भी किसी चीज की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन। समझ आया सबको? तो प्रोविजन क्या है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट पढ़ो, ये इट इज क्रिएटेड बिफोर अराइविंग एट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आपको अभी प्रॉफिट निकला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसी लाइबिलिटी या कोई ऐसा लॉस है जिसका आपको अमाउंट अभी पूरा नहीं पता, लेकिन आपको उसका इफेक्ट पता है कि ये हो सकता है, आपको पता है कि इसके चांसेस हैं, तो आप प्रॉफिट निकालने से पहले प्रोविजन बना दोगे। ठीक है? और ये मैटर ऑफ प्रूडेंस पे चलता है। प्रूडेंस क्या कहता था कि आइडेंटिफाई ऑल एक्सपेक्टेड लॉस। वो कहता था कि प्रॉफिट आइडेंटिफाई करो ना करो, लॉसेस को तो आइडेंटिफाई कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, सपोज डेटर्स हैं आपके पास, डेटर्स मतलब जिसने हमें पैसे देने हैं। ठीक है? तो उसने आपके पास, आपको लग रहा है कि 1 लाख में से 5% मतलब कि 5,000 रुपए के जो डेटर हैं वो डाउटफुल हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपली 1 लाख का 5% निकालोगे, 5,000 रुपए। आपको पता है कि 1 लाख में से ये 5,000 के लोग नालायक हो सकते हैं, तो इनका आप क्या बनाओगे? दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दोगे, और बाकी 95,000 को आप नॉर्मल डेटर्स की तरह दिखा दोगे। समझे? बाकी 95,000 को क्या करोगे? नॉर्मल डेटर्स की तरह दिखा दोगे। इतना समझ आता है सबको? ठीक है। अब अगर प्रोविजन फॉर रिजर्व बनाना हुआ तो, या फिर प्रोविजन और रिजर्व के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविजन होता है ना, ये आपकी एक नॉन लाइबिलिटी है, और जो रिजर्व है ना, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। मतलब रिजर्व कहता है कि एक मम्मी की तरह काम कर रहा है कि फ्यूचर में कुछ खराबी ना आ जाए, कुछ कमी ना पड़ जाए, इसलिए अभी से पैसा निकाल के रख दो, जरूरत नहीं है लेकिन निकाल के रख दो। और प्रोविजन कहता है कि जरूरत पड़ सकती है इसलिए निकाल के रख दो। तो प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रोविजन क्या है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रिजर्व क्या है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये पॉइंट आ सकता है कि रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, और रिजर्व जो है ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांटना। ठीक है? तो प्रॉफिट निकालने के बाद एक रीजन ये भी समझ सकते हो कि ये प्रॉफिट निकालने से पहले, ये प्रॉफिट के पहले बनता है प्रोविजन, और ये प्रॉफिट के बाद बनता है प्रोविजन रिजर्व्स। ठीक है? फिर आता है यूजुअली नेसेसरी प्रूडेंशियल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे चलता है, और ये कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये अपने आप को सिर्फ बना के रखता है। ये क्या है? बिफोर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट आप इसको क्रिएट करते हो, और इसको आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। समझाया ना अभी? ये आपके एंटिसिपेटेड लॉस लाइबिलिटी को मीट करने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है? आपके प्रॉफिट को रिटेन करने में, रिटेन करना मतलब संभाल के रखने में हेल्प करता है। डाउटफुल डेट का एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया जर्नल रिजर्व का। अच्छा, कहीं आ जाएगा रिवेन्यू रिजर्व, तो उसको ये मत समझना ये कौन सा रिजर्व है। रिवेन्यू रिजर्व इज एन अनदर एग्जांपल फॉर जर्नल रिजर्व। तो ये याद रख लो कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। रिजर्व मतलब कि कोई अमाउंट जो आपने अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब बांट दिया प्रॉफिट में से, और उसे प्रॉफिट में से बांटा नहीं, उस अमाउंट को अलग से रख दिया कि ये पैसा तो मैं बिजनेस में रिटेन करके रखूंगी, कि अगर कभी बाद में कोई स्पेसिफिक या जर्नल कारण बन गया, जब जरूरत पड़ सकती है तो हम इसे वहां यूज करेंगे। तो प्रॉफिट अगर 10 लाख का है और बिजनेस ने 1 लाख जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो अब आप प्रॉफिट जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? डिविडेंड देना है, प्रॉफिट से डिविडेंड देना है या फिर इंटरेस्ट देना है। तो ये प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट अब से 9 लाख का दे सकते हो, क्योंकि 1 लाख का तो रिजर्व बन गया। देन आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व। एक होता है जर्नल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। और जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व ये दोनों किसके टाइप से? रिवेन्यू रिजर्व के। फिर आता है कैपिटल रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व क्या है? ये आपके रिवेन्यू प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट क्या है? जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आने वाला प्रॉफिट है, उससे जो प्रॉफिट आपको मिला अपने डे टू डे वर्किंग से, उसको कहते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। उसके दो पार्ट है, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से होता है। क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि कुछ प्रॉफिट अराइज हुए हैं आपकी किसी कैपिटल ट्रांजेक्शन से, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग रूल्स। कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब
अभी क्या है ये हम टैक्स जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं होते, तो पूछा जाता है कौन से रिजर्व अवेलेबल होते हैं, तो जर्नल रिजर्व अवेलेबल होते हैं या फिर रेवेन्यू रिजर्व अवेलेबल होते हैं, कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं होते फॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस परमिटेड बाय स्पेसिफिक रूल्स। जब तक आपको कोई लॉ आके ना कहते कि कैपिटल रिजर्व में से भी प्रॉफिट दे दो, तब तक आप कैपिटल रिजर्व में से प्रॉफिट नहीं दोगे। जर्नल रिजर्व क्या होता है? जर्नल रिजर्व मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि इसे कहाँ खर्चा करना है, आप इसे कहीं भी खर्चा कर सकते हो, कोई पर्पस मेंशन नहीं है। तो अगर जर्नल रिजर्व में 5 लाख ट्रांसफर कर दिए तो आप ये ऑपरेटिंग वाले किसी भी खर्चे में से लगा सकते हो, ऑपरेटिंग ए कोई अगर ए या बी या कोई किसी भी खर्चे में से लगा सकते हो। स्पेसिफिक रिजर्व कहता है, जैसे नाम कहता है कि आप इसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज से लगा सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल स्पेसिफिक रिजर्व के बताऊं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वेरिएबल एप्लीकेबल, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लो। तो स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक कारणों में यूज हो सकता है और जर्नल रिजर्व किसी भी कारण में यूज हो सकता है। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व मतलब जो ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया जाता बैलेंस शीट में इन द नॉर्मल मैनर, जैसे कि अगर आपके एसेट अंडर वैल्यू हुए हैं तो आप एक सीक्रेट रिजर्व खोल दोगे, आपने अपनी लाइबिलिटी को ओवर वैल्यू करके दिखाया है, ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा लाइबिलिटी दिखा रखी है, अपना नुकसान दिखा रखा है, या फिर आपने एक्सेस प्रोविजन दिखा दिया। अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यूएशन क्यों होता है? ताकि आप अपने टैक्स को बचा सको, किसको बचाओ? टैक्स को बचा सको, इसलिए ये किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेट रिजर्व इज जर्नली एसोसिएटेड विद हिडन या अनरिपोर्टेड रिजर्व, इन्हें हिडन या अनरिपोर्टेड रिजर्व के नाम से जानते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट का सोर्स है और रिवेन्यू रिजर्व बनता है रिवेन्यू प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का है, रिवेन्यू रिजर्व रिवेन्यू नेचर का है। अगर आपको ऑर्डिनरी डिविडेंड देना है तो वो आप कैपिटल रिजर्व से नहीं दे सकते, आपको उससे सिर्फ रिवेन्यू रिजर्व से देना पड़ेगा। फिर पर्पस क्या होता है कैपिटल रिजर्व का? कि आपकी कैपिटल को स्ट्रेंथन करे, और रिवेन्यू रिजर्व का पर्पस होता है जर्नल या फिर फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करे। तो रिवेन्यू और स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व फिर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है okay, so these were the MCQ which were in the mock test and it were in the exam, okay। तो पहला है कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? करंट एसेट पे, वेस्टिंग एसेट पे, वर्किंग कैपिटल पे, फिक्स्ड एसेट पे। तो याद रखना डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करता है। अगर यहाँ पर नॉन करंट एसेट लिखा होता तो आप नॉन करंट एसेट पे टिक मारते, लेकिन फिर फिक्स एसेट नहीं लिखा होता, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एसएलएम डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? तो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। और अब बताओ कि अगर कॉस्ट एक एसेट की, देखो ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे निकालने को बोलेंगे। अब ये अगर 1 मार्कर में आ गया तो आप वहां पर आपको निकालना पड़ेगा। 60,000 एक कॉस्ट है जिसमें से स्क्रैप वैल्यू 25% ऑफ द कॉस्ट है। देखो अब आपको स्क्रैप वैल्यू भी परसेंटेज में दिखा दी, तो आपको कैसे करोगे? 60,000 का 25% मतलब कि 15,000। तो अब आप बोलोगे 60,000 में से 15,000 रुपये अगर स्क्रैप है तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आएगा? 45,000। और अब उसने बोला कि पर एनम का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स कर दो, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा पर एनम का? डेप्रिसिएशन आएगा आपका 4,500। कितना आएगा? 4,500। अब ये आपका क्या आया? डेप्रिसिएशन पर एनम। क्या हमें डेप्रिसिएशन निकालना था? नहीं, हमें तो रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। इसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि डेप्रिसिएशन तो आपने निकाल दिया, कॉस्ट, कॉस्ट ये, अब कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ये वाली लोगे कि ये वाली लोगे? कॉस्ट आप लोगे ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है। 40 तो 60,000 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5%। और आप ये आपका क्या है? ये आपका रेट है। किसका रेट है? डेप्रिसिएशन का रेट है। तो यहाँ मार्क कर दोगे 7.5% इज योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, समझ आया? ऐसे निकालना है और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे शुड बी अलोकेटेड टू कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ
डेप्रिसिएशन जब आप फिक्स्ड एसेट पे लगाते हो तो कंसर्न डिपार्टमेंट में अलोकेट करना चाहिए किस बेसिस पे, वेट ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिक्स्ड एसेट पे, या नन ऑफ द अबव। तो इसका है वेट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर क्या मार्क करना है, वेट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ओल्डर पेपर का क्वेश्चन है, तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए इन केस तो आप वेट पे मार्क करके आ जाना। अब चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। एसएलएम पे है, मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000 रुपए, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000 रुपए, यूजफुल लाइफ में 5 साल। तो वेरी वेरी इजी, 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 1,00,000 डिवाइडेड 20,000, अब ये बनेगा तो ये आपका हो गया 20,000। तो 20,000 रुपए आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने न्यूमेरिकल के फॉर्म में रख दिया, लेकिन ये इतना इजी है कि आपको ये एमसीक्यू के बेसिस में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। मशीनरी की कॉस्ट है 20,000, डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट 3 इयर्स का, या फिर आपको बोलेगा डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर निकालो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट 3 इयर्स का निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो यहाँ क्या हुआ, उसने यहाँ पर क्वेश्चन तो फर्स्ट 3 इयर्स है, ये नॉर्मल एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछ सकता है कि मुझे सीधा बताओ कि थर्ड ईयर में कौन सा डेप्रिसिएशन लगाओगे, और यूज कौन सा मेथड करना है, WDV। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए की कॉस्ट थी, 10% डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया 20,000, 2 लाख में से 20,000 गया तो बचा 1,80,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में 1,80,000 का 10% करोगे तो बनेगा 18,000। अब जब आप 1,80,000 में से उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आप थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाओगे, विच इज 1,80,000 माइनस 10%, विच इज 1,62,500। 1,62,500 इस साल की जो कॉस्ट है वो आपकी 1,62,500 है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये बनेगा 16,250। तो थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आपका बन रहा है वो बन रहा है 16,250, सॉरी 1,62,000, ये सॉरी ये 1,62,000, तो ये बन जाएगा 16,200 योर पर एनम का डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, देखो अब यहाँ चेक करते हैं WDV। पहला साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 20,000। दूसरा साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 18,000। तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये आपका डेप्रिसिएशन लग गया 16,200। तो क्या डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 1,80,000 में, फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू थी 1,80,000, फिर बुक वैल्यू 1,62,000, फिर बुक वैल्यू 1,45,800। तो आपका डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होता है, आपकी बुक वैल्यू भी कम होती है, और साथ साथ में आपका डेप्रिसिएशन भी कम होता है इन WDV मेथड। समझे। अब पार्ट ईयर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ना अगर आ गया तो दिस विल टेक योर टाइम, जिसने बच्चे ने अच्छे से नहीं करा। मशीनरी 1 अक्टूबर को खरीदी गई, ठीक है, 10% का डेप्रिसिएशन है, बुक 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। अब मशीनरी कब खरीदी गई है, 1 अक्टूबर, और बुक कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च। इसके बीच में कितने महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 6 मंथ्स। अक्टूबर को इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि 1 अक्टूबर है। अगर उसने बोला होता है 30 अक्टूबर है तो क्या इंक्लूड करते अक्टूबर को, तब नहीं करते, तो कितने महीने बचे होते, 5 महीने बचे होते अगर यार 30 अक्टूबर की बात होती। तो यार कितने महीने हैं, 6 महीने। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10%। तो 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, और टोटल कितने होते हैं, 12 मंथ्स। तो अगर पूरे साल का होता तो ये होता आपका 10,000, और 6 महीने के लिए आपका डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। तो ये याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें किसी बीच वाले महीने से शुरू है तो मंथ का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे क्वेश्चन। आपके डेटर थे 2 लाख रुपए की, उसने बोला प्रोविजन बनाना है 5%, तो सीधा आपने 2 लाख का 5% किया, 10,000 का आपका प्रोविजन बन गया, और नेट डेटर्स कितने बचे, 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000 के आपके नेट डेटर्स बच गए। अब क्वेश्चन है आपको इसे क्लासिफाई करना है कि ये प्रोविजन है कि ये रिजर्व है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाम में ही प्रोविजन आ रहा है। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व है। अब कैलकुलेशन हो गई सारी, अब करते हैं MCQ।
ठीक है, मैं हर क्लास में आपको कैलकुलेशन करा रही हूँ, पहले पढ़ा रही हूँ, फिर क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर एमसीक्यू करा रही हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ साथ साथ में। तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, और जहाँ मैं सॉल्व करी वहाँ आपने भी पॉज करके नोटबुक में सॉल्व किया कीजिए। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड या फिर टैंजिबल एसेट पे? इनटैंजिबल एसेट पे क्या चार्ज होता है? एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या है? कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी? ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन इज, एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैसा होता है? हर साल बढ़ता है, हर साल घटता है, हर साल सेम रहता है, या जीरो हो जाता है? तो अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल रहता है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? डब्ल्यूडीवी में जो डेप्रिसिएशन है वो ओपनिंग बुक वैल्यू, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग और इस साल की ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला क्या है एसएलएम का डिप्रिसिएशन निकालने का? फॉर्मूला है कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो और डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से। दिस इज द फॉर्मूला। अगर कॉस्ट 1 लाख रुपए है और रेजिडुअल वैल्यू 10,000 रुपए है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? मैंने बोला डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट तो कम होगा ना, तो असर क्या होगा? डिक्रीज इन प्रॉफिट। फिर विच इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम, सारे ही कॉज हैं। फिर आता है डेप्रिसिएशन इज मेनली एसोसिएटेड विद बिल्डिंग्स, नेचुरल रिसोर्स, मशीनरी, फर्नीचर या डेटर्स। तो देखो, नेचुरल रिसोर्स के लिए मैंने बताया था डिप्लीशन होता है। क्या होता है? डिप्लीशन। तो डिप्लीशन किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका अंडर एसएलएम डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हो? ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हो, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन इज जर्नली, प्रोविजन को क्या कहा था मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रिजर्व को क्या कहा था मैंने? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड अगेंस्ट डेट। देखो, डाउटफुल डेट का प्रोविजन है ना, तो डेटर्स के अगेंस्ट क्रिएट होता है। जर्नल रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, जर्नल, नाम में ही जर्नल है, तो विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व किसके लिए क्रिएट होगा? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कैपिटल रिजर्व अराइजेज मेनली फ्रॉम, कैपिटल रिजर्व किससे अराइज होता है? कैपिटल प्रॉफिट से अराइज होता है। रिवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, किससे क्रिएट होता है? रिवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन और कॉस्ट दोनों डिक्रीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोविजन is a charge against profit, whereas reserve is an appropriation of profit. Whether is this statement is correct or not? So this statement is correct. देखो, यहाँ आपको उल्टा करके भी दे देगा कि प्रोविजन इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका गलत। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरी क्वेश्चन, अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन इनको आपको अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में भी ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट डे रिवीजन में क्या करना है? डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक अलोकेशन है डेप्रिसिएबल अमाउंट का। डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकालते हो? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है हर साल और ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है। डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है हर साल और ओपनिंग वैल्यू पे लगाया जाता है ऑफ द दिस ईयर, ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ करेंट ईयर एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद कॉजेज क्या है? वियर एंड टीयर, टाइम, ऑब्सोलेंस और डिप्लीशन। नेचर क्या है? डेप्रिसिएशन, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। वेरी सिंपल, समझे। नेक्स्ट आता है प्रोविजन। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नोन लाइबिलिटी या नोन लॉसेस पे जिसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी हमें नहीं पता। डाउटफुल डेट, टैक्सेशन, वारंटी, डेप्रिसिएशन, इनका प्रोविजन बन सकता है। रिजर्व को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इस टाइप के होते हैं। और एक होता है सीक्रेट रिजर्व, जिसको हम अनसर्टेन रिजर्व के नाम से जानते हैं। अब 1 मिनट ट्रिक पहचानो। डेप्रिसिएशन एसएलएम में सेम होता है, डब्ल्यूडीवी में डिक्रीजिंग होता है। पी फॉर प्रोविजन, तो पी फॉर प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। रिजर्व, तो रिमेनिंग प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड, मतलब कि रिजर्व को बांटते हो, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया बांटना, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व से बनता है, और रिवेन्यू प्रॉफिट किससे बनता है? रिवेन्यू रिजर्व से। अब आता है कि शुड एंड विद दिस 10 क्वेश्चन। आपका जो क्लास है इस 10 क्वेश्चन को पढ़े बगैर एंड नहीं हो सकती।
तो पहला क्या है, इन क्वेश्चन का लो स्क्रीनशॉट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन व्हाट, ये मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इन 10 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे, और आप जब कमेंट करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं उन कमेंट को चेक करूंगी। आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आपको पसंद आ रहा है। बट कमेंट कीजिए, पढ़िए, और साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने आज का टारगेट भी पूरा कर लिया। अपने टाइम टेबल में डन मार्क कर देना, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। We have completed for today. Meet you and see you in the next class. That is class number 6. Till then, bye bye.